ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज कॉम्बिनेशंस। चैप्टर हम लोग कर रहे हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का। इसमें से पहला टॉपिक था हमारे पास परम्यूटेशंस और सेकंड टॉपिक हमारे पास है कॉम्बिनेशंस। अब कॉम्बिनेशंस क्या होता है, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, ईच ऑफ द ग्रुप्स और सिलेक्शन विच कैन बी मेड। अब यहाँ पे वर्ड सिलेक्शन यूज किया गया है और परम्यूटेशन में वर्ड अरेंजमेंट यूज किया होता है। ये डिफरेंस होता है दोनों में, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। क्वेश्चन में हम लोगों को अगर कहा हो कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज द पर्संस, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम लोगों को कहा हुआ तो है कि हाउ मेनी सिलेक्शंस कैन बी मेड या हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, it means we are given with the question of combination. Each of the groups or selection which can be made by taking some or all. बाकी डेफिनेशन परम्यूटेशन के साथ सेम है, वहां पे भी सारे कुछ ऑब्जेक्ट्स या सारे ऑब्जेक्ट्स लिए जा सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स या सारे ऑब्जेक्ट्स लिए जा सकते हैं। बट द डिफरेंस लाइज हियर, परम्यूटेशन में यहाँ पे हमारे पास अरेंजमेंट होता है, कॉम्बिनेशन में यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि परम्यूटेशन में अगर हमारे पास ए, बी और सी एलिमेंट्स हैं और मैंने आप लोगों को कहा था कि इसमें से हम लोगों ने दो एलिमेंट्स को लेकर अरेंजमेंट करनी है, देन वी कैन राइट दैट अरेंजमेंट कैन बी मेड एज ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, ए सी एंड सी ए। दिस वाज द परम्यूटेशन केस। लेकिन अगर हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करें, कॉम्बिनेशन में अब यहाँ पे ये देखिए, विदाउट रेफरेंस टू ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट। विदाउट रेफरेंस टू ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि इसमें हम लोग ऑर्डर कंसिडर नहीं करते। जैसे परम्यूटेशन में मैंने बोला था कि ए बी अलग ऑर्डर है और बी ए अलग ऑर्डर है, तो यहाँ पे हम लोग दो परम्यूटेशंस कंसिडर करेंगे। बट इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशन, अब देखिए अगर ए बी सी में से मैंने दो एलिमेंट सिलेक्ट करके करने हैं तो मेरे पास बनेगा ए बी, बी सी एंड ए सी। ओनली 3 एलिमेंट्स मेरे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन के केस में ए बी और बी ए दोनों का मीनिंग सेम होता है। विदाउट रेफरेंस टू द ऑर्डर, मतलब पहले नंबर हाँ जल्दी कनेक्ट होगी। कंसिडर नहीं करते हम लोग, ये कंसिडर नहीं करते हैं कि हमारे पास ए बी आ रहा है या बी ए आ रहा है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ए बी पहले कंसिडर कर लिया तो इट मींस क्या है कि बी ए भी सेम है। सिमिलरली अगर बी सी कंसिडर कर लिया तो इसका मतलब क्या है कि सी बी भी सेम ही रहेगा। एंड देन नेक्स्ट ए सी, तो इट मींस सी ए भी सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि परम्यूटेशन में हमारे पास 6 अरेंजमेंट बन सकती हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन के केस में ओनली 3 arrangements are possible if we want to take 2 out of 3। 2 out of 3 means to say कि अगर हम लोगों ने 3 में से 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं तो हमारे पास सिर्फ 3 कॉम्बिनेशन बनेगी और परम्यूटेशन हमारे पास 6 बनती हैं। अब बात करें अगर एबीसी में से इफ वी वांट टू टेक, यहाँ पे मैंने 2 कहा, अगर मैं तीनों के तीनों लेना चाहूं, इफ वी वांट टू सिलेक्ट 3, if we want to select 3, तब हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तो बेटा जी इन दैट केस हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा सिर्फ और सिर्फ एक, दैट इज एबीसी। क्योंकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इमार्शियल है, ऑर्डर हम लोग कंसिडर नहीं करते, तो इसलिए एबीसी हो या बीसीए हो या सीएबी हो या सीबीए हो, कुछ भी हो, हमारे पास एक ही चीज रहेगी। दिस इज जस्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन। जैसे मल्टीप्लीकेशन में 3 into 2 या 2 into 3 सेम रहता है, इसी तरह से कॉम्बिनेशन के केस में भी ए बी या बी ए सेम रहेगा। एबीसी हो या बीसीए हो या सीएबी हो, कुछ भी हो, द आंसर रिमेन्स द सेम। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं विदाउट रेफरेंस टू ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद हमारे पास कॉम्बिनेशन के केस में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं। जैसे परम्यूटेशन में हम लोगों ने लिखा था एनपीआर, इसी तरह से कॉम्बिनेशन के केस में हम लोग लिखते हैं सीएनआर या एनसीआर, और उसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल। उसके बाद एनपीआर जो होता है वो r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एनसीआर फैक्टोरियल होता है। चेक कीजिए जरा, एनपीआर का फार्मूला था n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, और एनसीआर का फार्मूला n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। अगर मैं एनसीआर को r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करता हूं, चेक कीजिए, r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल
ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहां से आर फैक्टोरियल कट जाएगा और जो बाकी बचेगा दैट इज परमुटेशंस हियर। इसका मतलब क्या है कि एनपीआर जो है वो आर फैक्टोरियल टाइम एनसीआर फैक्टोरियल होती है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि परमुटेशंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन। परमुटेशन हमारे पास जो नंबर ऑफ केसेस होते हैं वो हमेशा कॉम्बिनेशन से ग्रेटर होते हैं या कॉम्बिनेशन के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R होता है रिजल्ट। लेट अस कंसीडर मेरे पास n की वैल्यू 8 है, n इज इक्वल्स टू 8 है और r की वैल्यू 2 है। तो यहां पे देखिए अगर मैं 8C2 फाइंड आउट करना चाहता हूं, 8C2 मतलब NCR, ये वैल्यू मेरे पास NCN माइनस R के बराबर भी होएगी। चेक कीजिए, ये 8C6 है तो यहाँ पे जो 6 है वो N माइनस R बनता है। तो इट मींस NCR इज ऑलवेज इक्वल्स टू NCN माइनस R। और इसी रिजल्ट का हमारे पास ये नीचे एक कॉरोलरी है कि अगर NCA इज इक्वल्स टू NCB आता है तो या तो A B के इक्वल होएगा, यानी कि जो नीचे वैल्यू है R की वो इक्वल होएगी, या इन दोनों का एडिशन जो है ऊपर N के बराबर होगा। चेक कीजिए जरा, अगर इसी चीज को मैं फिर से NCA और NCB के हिसाब से करूं, आइदर A इक्वल्स टू B, लेकिन यहाँ 2 और 6 आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा कंडीशन हो जाएगा A प्लस B इक्वल्स टू N। चेक कीजिए 2 प्लस 6 इक्वल्स टू N आ रहा है। सो ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 1 मार्क में कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आ जाते होते हैं कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। अब n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तो हम लोग ये रिजल्ट अप्लाई करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज very much hectic and difficult to find out the value of n for different combination questions। अगर हम लोग सिंपल ये n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगाते हैं, अंडरस्टैंड। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये हम लोग फर्दर कैलकुलेशंस करने के लिए ये दो रिजल्ट यूज किए जाते हैं, अदरवाइज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन अर्लियर बायनोमियल थ्योरम के चैप्टर में बहुत यूज होते थे, बट नाउ एज बायनोमियल थ्योरम इज नॉट इन योर सिलेबस, तो एज इट इज आप लोग ये दो रिजल्ट लिख सकते हैं। NCR प्लस NCR माइनस 1, चेक कीजिए, लेट अस सपोज 8C3 प्लस 8C2, इसके साथ कंपेयर करके देखिए 8C3 plus 8C2 is equals to 8 plus 1 that is 9CR। R जो है यहाँ पे हमारे पास 3 है, सो इसका मतलब 8C3 plus 8C2 की वैल्यू जो है हमारे पास 9C3 के बराबर हो सकती है। एंड सिमिलरली नेक्स्ट NCR ओवर NCR माइनस 1, बेटा जी ये N माइनस R प्लस 1 ओवर R के बराबर होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। और ये फॉर्मूला बनता कैसे है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, n माइनस जो डिनोमिनेटर में होता है r की जगह पे उसको माइनस कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिखते हैं, जो न्यूमरेटर में हमारे पास होता है r। लेट अस सपोज मैं कहता हूं मेरे पास 8C2 ओवर 8C3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 8C2 ओवर नहीं 8C3 ओवर 8C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके साथ कंपेयर करके देखिए, अगर हम लोग को ये फार्मूला याद नहीं है तो बेटा जी हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, 8C3 सॉल्व करेंगे, 8C2 सॉल्व करेंगे और उसके बाद आंसर निकालेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये फार्मूला पता है तो मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगा, n की जगह पे 8 है, उसके बाद डिनोमिनेटर वाली टर्म माइनस करनी है ओवर जो न्यूमरेटर है दैट इज 6 over 3, आंसर कम्स आउट टू बी 2। डायरेक्टली कोई फैक्टोरियल अप्लाई नहीं करना पड़ता है, अंडरस्टैंड। So these are some important result regarding the combinations, ठीक है जी। Now इसके बाद हम लोग exercise 7.4 start करते हैं। Now first question for the exercise 7.4 is, it is given to us that NC8 is equals to NC2, find NC2। हम लोगों को ये कहा गया है find NC2। NC2 का मीनिंग है बेटा कि हम लोगों को जो ये रिलेशन गिवन है इसमें से पहले मैं n फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद n की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए मैंने आप लोगों को रिजल्ट लिखाया था, बिकॉज NCA is equals to NCB, it implies A plus B is equals to N। चेक कीजिए, आई थिंक थर्ड या फोर्थ रिजल्ट मैंने लिखवाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, यूजिंग दिस रिजल्ट यहाँ पे 8 plus 2 is equals to N आ जाएगा, इट मींस N की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10।
और जब n की वैल्यू 10 आ गई तो इट एम्प्लाइज nc2। जो ये nc2 फाइंड आउट करना है इसको हम लोग लिख सकते हैं 10c2 और उसके बाद फर्स्ट रिजल्ट जो कॉम्बिनेशन का लिखवाया दैट इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। This will be equals to 10 multiplied by 9 multiplied by 8 factorial divided by 2 factorial into 8 factorial। 8 factorial cancel out हो जाएगा। 2 factorial की वैल्यू होती है 2, ये ऊपर 10 के साथ cancel out हो जाएगी and we are left with the answer 45। ठीक है जी, नोट कर लीजिए बेटा जी। Now second question, first part is find n if 2nc3 is to nc2 is equals to 12 is to 1। मीन्स टू से देखिए बेटा जी 2nc3 ओवर nc2 is equals to 12 ओवर 1 गिवन है। अब यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं 2n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 ओवर 1। अब क्योंकि 2n फैक्टोरियल बड़ा है और ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल छोटा है तो मैं 2n में से टर्म्स बाहर निकालनी शुरू करता हूं। 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 तो अंदर मेरे पास बच जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल ओवर 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 फैक्टोरियल को मैंने लिख लिया इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। अब ये नीचे वाली टर्म्स जो हैं इनको रेसिप्रोकेट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्योंकि n फैक्टोरियल बड़ा था n बाहर निकाला, n माइनस 1 बाहर निकाला और अंदर मेरे पास बचता है n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 ओवर 1। अब यहाँ पे देखिए 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, इधर n माइनस नहीं n माइनस 1 नहीं n माइनस 2 फैक्टोरियल कट जाएगा इधर n माइनस 2 फैक्टोरियल से, और जो ये डिनोमिनेटर वाला n था ये इसके साथ कट जाएगा। अब हमारे पास बचता है रिमेनिंग वी आर लेफ्ट विद 2n माइनस 1 इनटू, यहां से भी 2 बाहर निकलता है, अंदर रह गया n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर रह जाता है 2 ओवर ये n माइनस 1 बच गया था बेटा हमारे पास नीचे n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12 ओवर 1। नाउ अगेन दिस n माइनस 1 कैंसल आउट हो गया। इसके बाद हमारे पास मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ 2n माइनस 1 इंटू 4 ओवर 3 इज इक्वल्स टू 12 ओवर 1। ये 4 इसके साथ कट जाएगा 3, बाद में ये 3 मल्टीप्लाई हो गए 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9, 2n is equals to 10, so n is equals to 5 will be your answer for this question. In the third question, it is given to us how many chords can be drawn through 21 points on a circle. 21 points on a circle. एक सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स हैं। इस तरह से सर्कल है हमारे पास, इसके ऊपर ऐसे 21 पॉइंट्स हम लोगों को गिवन है और हम लोगों को ये पूछा गया है कि ये जो 21 पॉइंट्स हैं इनमें से कितनी कॉर्ड्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ करने हैं तो उसके लिए बेटा जी एक नॉलेज हम लोग को ये होनी चाहिए कि जब भी हम लोग कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, कॉर्ड का मीनिंग होता है लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट जब हम लोगों ने ड्रॉ करनी होती है हाँ हमारे पास 2 पॉइंट होने कंपल्सरी हैं। तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू ड्रॉ अ कॉर्ड ऑन ए सर्कल, a chord on a circle, we need to select 2 points from 21 points, from 21 points on circle। सर्कल के ऊपर जो हम लोगों को 21 पॉइंट्स दिए हैं उसमें से 2 पॉइंट्स सिलेक्ट करने हैं। अब बेटा जी बात देखिए फिर से सिलेक्शन की आ गई है, तो इट मींस दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन which can be done in 21C2 ways, 21C2 ways।
अब 21C2 वे से हम लोग क्या है ये ड्रॉ कर सकते हैं। अब 21C2 इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे which is equals to 21 factorial over 2 factorial into 21 minus 2 factorial। अब 21 minus 2 19 होता है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 21 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को 2 into 1 लिख लेते हैं या डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 19 फैक्टोरियल। 19 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। सो 210 will be the number of chords which can be drawn by choosing any 2 points from the 21 points on a circle. In how many ways, fourth question, in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls, in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? एक टीम बनानी है जिसमें 3 बॉयज और 3 गर्ल्स हों, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास 5 हैं और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी है 4। ठीक है जी। सिंस वी हैव टू सेलेक्ट 3 बॉयज फ्रॉम 5 which can be done in 5C3 ways and 3 girls from 4 can be selected. 3 girls from 4 can be selected in 4C3 ways. Therefore, total number of ways, अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं बेटा जी? बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर में। टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या हो जाएंगे? दिस विल बी इक्वल्स टू 5C3 मल्टीप्लाई बाय 4C3। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आता है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों आया? n minus r, 5 minus 3 करके। Similarly, here it is 4 factorial divided by 3 factorial into 1 factorial। अब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आ जाता है 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial into 2, क्योंकि 2 factorial को 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 into 3 factorial divided by 3 factorial into 1। ये 3 factorial न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों साइड पे कैंसल आउट हो गया, 2 इसके साथ कट जाएगा, 5 to the 10, 10 4s are 40। Therefore, there are 40 number of ways in which 3 girls can be selected from 4 girls and 3 boys can be selected from 5 boys to make a team. Sixth question of this exercise: determine the number of 5 card combination. 5 card combinations in which फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, डेक ऑफ 52 कार्ड जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना 52, उसकी बात कर रहे हैं। हमारे पास टोटल कार्ड्स हैं हमारे पास 52 और 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है। इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। अब बेटा जी अगर आप लोगों को 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी याद हो तो 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने बताया था जो हम लोग कार्ड्स की बात करते हैं, इसमें हमारे पास हर एक कार्ड्स 4 सूट्स के होते हैं। 1 is of spade, 1 is of club, 1 is of diamond and 1 is of heart। अब यहाँ पे हम लोगों को ये कहा गया कि 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है और कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाना है कि हर एक कार्ड में एक एस होना चाहिए और बाकी के 4 एनी अदर कार्ड। ठीक है जी। अब अगर 4 एस, एक एस चाहिए हम लोगों को, अब पूरे डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड में हमारे पास 4 एस होते हैं। सिंस वी आर हैविंग 4 aces among 52 cards, among 52 playing cards, and we have to select
we have to select one out of these four which can be done in 4C1 ways। 4 एस होते हैं और 4 में से हम लोगों ने एक एस सिलेक्ट करना है। एंड remaining four cards are to be selected from, हाँ जी बेटा जी, बाकी के 4 कार्ड हम लोगों ने कितने कार्ड में से सिलेक्ट करने हैं? बाकी के 4 कार्ड्स, हाँ जी मोहन 51 बेटा 51 नहीं, 51 अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो उसमें हम लोग एस भी कंसिडर कर रहे हैं। हम लोगों को ये कहा गया कि एक एस होना चाहिए और 4 बाकी के अदर। अगर 52 कार्ड में से हम लोग एक एस ले लेते हैं बेटा तो बाकी 51 नहीं कंसिडर करने, बाकी हम लोगों ने 48 कंसिडर करने हैं जिसमें नो एस हो, एस नहीं होना चाहिए, एनी अदर इसीलिए लिखा था यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग 4 कार्ड्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग नॉन एस 48 कार्ड्स, नॉन एस 48 कार्ड्स which is 48C4। समझ लगे बेटा जी? इसमें बाकी के जो 48 है उसमें एस नहीं होना चाहिए, एस एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। Therefore टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल्स टू, एक तो हो जाएगा 4C1 और एक हो जाएगा 48C4। और जब इसको सॉल्व करेंगे 4C1 का आंसर तो 4 ही रहेगा। याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लीजिएगा, एक तो NC0 1 होता है, NC1 हमारे पास n होता है। ठीक है, तो ये 4C1 हमारे पास 4 हो जाएगा और इसको हम लोग 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 44 फैक्टोरियल लिखेंगे। इसके बाद आप लोग इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं and you will get the required answer for this question. Understand? Calculation solve कर लीजिएगा and you will get the required answer for this question. In how many ways can we select a cricket team of 11 players? Question number 7. Out of 17, total players हैं 17। सिलेक्शन कितनों की करनी है? सिलेक्शन करनी है हम लोगों ने 11 की। अब जो ये 17 प्लेयर्स हैं इनमें से 5 प्लेयर्स जो हैं वो बॉलर हैं एंड in which only 5 players can bowl and each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। और इसमें 4 बॉलर्स जरूर चाहिए हम लोगों को, 4 बॉलर हम लोगों को जरूर चाहिए और जो 17 प्लेयर्स हैं उनमें से 5 हमारे पास बॉलर हैं। इन हाउ मेनी वेज दिस सिलेक्शन कैन बी डन? अब देखिए जो ये 5 बॉलर्स हैं उनमें से 4 बॉलर्स कैन बी सिलेक्टेड इन 5C4 वेज। यहां पे मैं टोटल सीधा डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, अभी हिंट ही दे रहा हूं। 5 बॉलर में से 4 बॉलर चुनने हैं तो ये मेरे पास 5C4 नंबर ऑफ वेज हो गए। अब इन 5 ये 5 निकाल दिए तो रिमेनिंग 12 प्लेयर्स बचे मेरे पास और रिमेनिंग 12 प्लेयर्स में से अब मुझे कितने चुनने हैं? चेक कीजिए, 4 बॉलर्स चुन लिए तो 7 रिमेनिंग चुनने हैं मैंने। ठीक है जी, और अगर 7 रिमेनिंग चुनने हैं तो रिमेनिंग 7 कैन बी चूजन फ्रॉम द रिमेनिंग 12 इन 12C7 वेज। समझ लग गई? 17 टोटल प्लेयर हैं और उन 17 प्लेयर में से मैंने 11 चुनने हैं। ये देखिए 4 और 7 11 हो गए, लेकिन कंडीशन ये कि मैंने कि जो 17 प्लेयर हैं उनमें से 5 बॉलर्स हैं एंड दोस 5 बॉलर्स में से मुझे 4 बॉलर चुनने हैं। सो द 4 बॉलर्स कैन बी सिलेक्टेड इन 5C4 वेज और बाकी 12 में से अगर मैंने 7 चुनने हैं दैट कैन बी सिलेक्टेड इन 12C7 वेज। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ 9th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है।
कि 5 रेड बॉल में से 5 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल कैन बी चूजन इन 5C2 वेज एंड 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल कैन बी चूजन इन 6C3 वेज. सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 5C2 into 6C3. अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की. 9th क्वेश्चन में कहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज. 5 कोर्सेज हैं, ठीक है, 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं उसने, और टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, टोटल कोर्सेज हमारे पास है 9 एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर ईच स्टूडेंट. 2 courses are compulsory. तो इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा जो है 5 कोर्सेज किस तरह से सिलेक्ट कर सकता है, एंड वी हैव टू गिव द आंसर ओनली. अब बेटा देखो, अगर 2 कोर्सेज कंपल्सरी हैं तो इसका मतलब है कि वो बच्चे को 2 कोर्स तो लेने ही पड़ेंगे. जैसे लेट अस सपोज अगर हम लोग बात करते हैं कि किसी स्टूडेंट ने नॉन मेडिकल रखा. अब नॉन मेडिकल में कंपल्सरी सब्जेक्ट क्या होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश. इसके बाद 5वां सब्जेक्ट हमारे पास ऑप्शनल होता है, जिसमें हम लोग अपनी मर्जी कर लेते हैं कि हम लोगों ने कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कंप्यूटर साइंस लेना है, फिजिकल एजुकेशन लेना है, या मतलब अगर कोई और सब्जेक्ट है तो वो किस तरह से लेना है. तो इसका मतलब क्या है कि 2 कोर्स कंपल्सरी हैं और उधर नॉन मेडिकल में 4 कोर्स कंपल्सरी हैं, तो वो 4 कोर्स तो आपको वो लेने ही पड़ते हैं. तो रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाती है. इसी तरह से अगर यहाँ पे 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी तो रिमेनिंग कोर्सेज क्या रह गए हमारे पास? रिमेनिंग नंबर ऑफ कोर्सेज हमारे पास बचते हैं 7 एंड स्टूडेंट हैव टू सिलेक्ट remaining 3 subjects, remaining 3 courses, which can be done in 7C3 ways. और ये हमारे पास आ जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल आया 7 माइनस 3 फैक्टोरियल से. 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल को हम लोग लिख लेते हैं 6 इंटू 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल कैंसल, 6 और 6 कैंसल. सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल्स टू 35. बेटा जी जो 2 कंपल्सरी कोर्सेज हैं उसको हम लोगों ने काउंट ही नहीं करना, क्योंकि वहां पे हमारी सिलेक्शन चल ही नहीं रही है. सो वी आर नॉट सपोज टू काउंट दोज 2 सब्जेक्ट. सो इसका मतलब रिमेनिंग 7 सब्जेक्ट में से हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट 7C3 वे से सिलेक्ट करने हैं. ठीक है जी. Thank you, sir. So, this Thank you, sir. will meet in the next lecture. Thank you, sir.